हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। जैसा कि आपको पता है कि आगामी 22 दिसंबर को आपका यूपी पीसीएस का परीक्षा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्थान ने आपके लिए एक बहुत ही अच्छे तरह से इनिशिएटिव यानी जो रिवीजन मोड होता है उसके लिए हम लोगों ने आपने चैनल पे नोट्सबुक आईएएस पे एक तरह की एक प्रक्रिया शुरू की है, जिसके माध्यम से आप अपने तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो समय है वो शुरू से तो पढ़ने का है नहीं, तो अभी जो समय है आपने पूरा चीज़ पढ़ लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा, एमसीक्यू भी लगा लिए होंगे, आप पीवाईक्यू भी लगा लिए होंगे। तो एक तरह से पीवाईक्यू ही है जो हम लोग सेशन चल रहे हैं, लेकिन पीवाईक्यू मुख्य रूप से इसको नहीं कहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग केवल प्रश्न और उत्तर नहीं देखते हैं, क्योंकि हम लोग उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो एक तरह से आपका रिवीजन हो गया, जो चीज़ आप पढ़े उस सारी चीज़ों का एक तरह से रिवीजन हो जाता है। तो रिवीजन मोड के लिए हम लोग एक शुरुआत किए हैं इनिशिएटिव, जो कि हम लोग 2023, 2022 और 2021 के पूछे गए जो प्रश्न है उसका जो मॉड्यूल है उस पर हम लोगों ने चर्चा किया, और उससे विस्तृत चर्चा हम लोग देखे थे। आप लोग क्लास में जुड़े भी थे। तो इसी क्रम में हम लोग आज 2020 में जो पॉलिटी सेक्शन से पॉलिटी वाले जो क्राइटेरिया कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछ सकता है और कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकता है, क्या उसकी प्रकृति रही है, तो उसके अलावा हम लोग चर्चा करेंगे। जो जो टॉपिक पूछा गया होगा उस टॉपिक से पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, यानी पूरा उस टॉपिक को जोड़ लेंगे। जैसे आप लक्ष्मीकांत या अनदर बुक को पढ़े होंगे वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए सभी लोग, ताकि हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करें, और जल्द से जल्द अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है। ताकि तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए ताकि हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट किया जाए। चलिए आ जाइए सब लोग। चलिए तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है हमारा? पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? आपका ऑप्शन है 9, 6, 3, 4A। तो ये तो आपका ऑप्शन है। मैं आपको प्रत्येक प्रश्न पे 10 से 20 सेकंड का समय दूंगा, और जैसा कि केवल पीवाईक्यू मैंने बताया कि नहीं करना है हमको, तो हम लोगों को करना क्या है कि जो ये पंचायती राज व्यवस्था अब अगर दे दिया है तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे कि यह है क्या, ठीक है, और किस भाग में है, किस अनुसूची में है, क्या क्या चीज़ें, जितनी भी इससे रिलेटेड जानकारियां होंगी उस सबको हम लोग क्या करेंगे, समेटेंगे एक जगह पे। तो 20 सेकंड को आपको पहले समय दिया जा रहा है। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसके बाद से हम चलते हैं इस पे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए अब चल रहा हूं मैं। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की अगर बात किया जाए, पंचायती राज व्यवस्था की बात किया जाए, तो पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1957 में एक समिति बनी थी। किनकी सरकार में? कौन उस समय प्रधानमंत्री थे? तो उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके समय में एक समिति बनी थी, आपको पता है, बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी, समिति बनी थी। और इस समिति के सिफारिश पर, यह समिति सिफारिश की थी, इसी के सिफारिश पर क्या किया गया, भारत जैसे देश में पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया, लागू किया गया। अब बात आती है कि लागू किया गया तो कहाँ से लागू किया गया? सबसे पहले तो इसको लागू किया गया, आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, इसको लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959, 1959 को। कहाँ से? तो किस राज्य की बात पूछे तो राजस्थान, राजस्थान से बात मतलब राजस्थान में लागू किया गया। और किस जिले में राजस्थान के? तो राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में। हाँ, गुप्ता डायनेसिटी जब आप देखते हैं उसमें भी आप पाते हैं। तो चूंकि हम लोग हिस्ट्री नहीं पॉलिटी पढ़ रहे हैं इसलिए गुप्ता डायनेसिटी में था स्थानीय स्वशासन की चीजें, ठीक है। तो राजस्थान के नागौर जिले से क्या हुआ था, लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक। अब लेकिन उस समय, जिस समय लागू हुआ है उस समय पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन था वह आपका संवैधानिक निकाय नहीं था, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था ये। तो ऐसे किसी राज्य में 2 स्तरीय था, किसी राज्यों में, कोई राज्यों में 3 स्तरीय था। 1959 आते आते बहुत सारे, 1960 आते आते बहुत सारे राज्यों ने लागू कर लिया। किसी में 4 स्तरीय भी था पंचायती राज व्यवस्था, और ये राज्यों के ऊपर था कि कब क्या करेंगे।
इसके बाद एक और समिति बनाई गई थी। तो बलवंत राय जो मेहता समिति थी, ये याद रखिएगा त्रिस्तरीय पंचायती की बात की थी, त्रिस्तरीय पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना की बात की गई थी इसके द्वारा। इसके बाद से 1977 में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए रिकमेंडेशन दिया था, एक समिति बनी थी अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। ठीक है, ये रिकमेंडेशन ये समिति दिया 1978 को, 1978 को, और 1978 में इसमें सरकार कौन थी? पहली गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी की सरकार थी। ठीक है, जनता पार्टी किसकी? मोरारजी भाई देसाई की। ठीक है, मोरारजी देसाई जी की क्या थी? गवर्नमेंट थी। तो इनकी सरकार गिर गई और इसका भी रिकमेंडेशन मान नहीं हुआ। फिर राजीव गांधी सरकार ने 1986 के आसपास क्या किया था? इसको लागू करने की प्रयास किया था, लेकिन यह पारित नहीं हो पाया। ठीक है, उसके बाद से इसकी कहानी कहाँ पे होती है? 1991 1991 में सरकार आती है पीवी नरसिम्हा राव की, पीवी नरसिम्हा राव। इनकी जब गवर्नमेंट आती है, ये प्रधानमंत्री जब बनते हैं, तो इनकी गवर्नमेंट में जाके एक अमेंडमेंट आता है 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो बिल आता है और पारित होता है कब? 1992 को ये बिल पारित हो जाता है और लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को ये लागू होता है। तब जाके क्या मिला इसको? इस पंचायती राज जो व्यवस्था है, इसको क्या मिला? संवैधानिक दर्जा मिला। तब इनको जाके क्या मिला? संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। अब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ तो कुछ जोड़ा गया। ठीक है, जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? संविधान में एक भाग जोड़ा गया। कौन सा भाग? भाग 9 जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद से क्या जोड़ा गया? तो अनुसूची एक जोड़ी गई, एक शेड्यूल जोड़ा गया। जैसे कि आपको पता है कि जिस समय संविधान मतलब बन के तैयार हुआ, मूल संविधान में मात्र 8 ही अनुसूचियां थी। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई इसमें। कौन सी अनुसूची? 11वीं। इस 11वीं अनुसूची में कितने विषय जोड़े गए थे? 29 विषय जोड़े गए थे। ठीक है, कितने विषय? 29 विषय जोड़े गए। ठीक, अब इससे रिलेटेड भाग 9 जोड़ा गया और 29 विषय 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई। तो इसमें क्या पूछ रहा था? किस भाग में है? तो किस भाग में होगा? ऑप्शन तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, भाग 9। ठीक है, अगर वैसे ही भाग पूछा जाए, भाग 3 में क्या है? आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। भाग 4 ए में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A में है। ठीक है, 51A में है। और किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी। ठीक है, और कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा? 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। हाँ, संविधान जब शुरू हुआ था, यानी जब लागू हुआ था संविधान, उस समय यानी मूल संविधान में भाग 4A नहीं था। ठीक है, ये कब जोड़ा गया? 1976 में, इंदिरा गांधी जी के जो सरकार थी उसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक, तो मैंने बताया भाग 6 में राज्य है, 3 में मौलिक अधिकार है, 4 का मौलिक कर्तव्य है, 9 का में जो होगा देखेंगे तो नगर पंचायत है, नगर पालिका 74वां संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको भी मुख्य रूप से क्या मिला? संवैधानिक दर्जा मिला। 73वां से पंचायतों को मिला, ये हमने बताया ही। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? यानी भारत का जो इंडियन फेडरल जो सिस्टम है, उसमें जो थर्ड टायर जो है वह कब ऐड हुआ? बताइए, थर्ड टायर कब जोड़ा गया? थर्ड टायर कब जोड़ा गया? मतलब संघ का मतलब, थर्ड टायर का मतलब ये कह रहा है कि ऊपर क्या है? केंद्र है, केंद्र से नीचे क्या है? राज्य है, और राज्य से नीचे थर्ड स्टेप कौन सा होगा? आपका स्थानीय स्वशासन। देखिए कैसे घुमा के प्रश्न पूछा है। अभी मैंने इसका जिक्र किया है, अभी पिछले प्रश्न में हम लोग जो डिस्कशन किए हैं वही सारी चीजें पूछ रहा है। तो फर्स्ट स्टेप सेंटर, सेकंड स्टेप जो स्टेट है वो, और थर्ड स्टेप कौन जोड़ा गया? स्थानीय स्वशासन जोड़ा गया। अच्छा, स्थानीय स्वशासन से क्या हुआ? लोकतंत्र का क्या हो गया? विकेंद्रीकरण हो गया, विकेंद्रीकरण हो गया। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? स्थानीय स्वशासन है सबसे अच्छा। अच्छा, लॉर्ड रिपन, हाँ लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, तो चूंकि हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे ये सारी चीज, स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक है,
हाँ, लॉर्ड रिपन कहा जाता है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? स्थानीय स्वशासन है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ेगा? तृतीय तल मतलब ये थर्ड स्टेप, अभी हम लोगों ने चर्चा किया है पिछली जो प्रश्न थे उसमें। कब जोड़ा गया? 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1993 में। कब जोड़ा गया? 1992 में जोड़ा गया, 1992 में जोड़ा गया। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा? 73वां, एक नगर पालिका के लिए 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। लागू कब हुआ? अभी हमने बताया, अभी हमने चर्चा किया था। कब? 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमने बताया। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी ये थोड़ा सा देखिए, ये इसके नीचे होना चाहिए अंतराज। देखिए ऐसे, जैसे पहला मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए टाइपिंग गड़बड़ हो गया इसमें। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है कह रहा है। जैसे एक तरफ आर्टिकल दिया हुआ है, एक तरफ उससे संबंधित विषय दिया हुआ है। जैसे कह रहा है अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट जो काउंसिल है उसका वर्णन क्या 263 में है, अनुच्छेद 263 में। दूसरा है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, क्या उसका वर्णन 280 में है। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, क्या उसका वर्णन 323 ए या 323 क में है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण का। चौथा है संघ लोक सेवा आयोग, क्या उसका वर्णन आज अनुच्छेद 315 में है। बताइए, तो इसमें कह रहा है कौन एक सुमेलित नहीं है? बताइए कौन एक सुमेलित नहीं होगा? कौन इसमें से एक सुमेलित नहीं होगा? बताइए। बताइए कौन एक सुमेलित नहीं है? तो ऐसे देखा जाए तो सब सही है। ऐसे देखा जाए तो बिल्कुल आर्टिकल 363 में अंतर्राज्यीय परिषद है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है? जो पीएम होता है वो होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में, बिल्कुल प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रेसिडेंट गठन करते हैं वित्त आयोग का। वित्त आयोग में एक जो होता है वो फाइनेंस, और 4 जो होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं और 4 जो होते हैं मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। आगे देखें कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है 323 कम है। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बिल्कुल 315 में है, लेकिन यहाँ पे केवल यूनियन नहीं है बल्कि राज्य एवं संघ, क्या बोला गया है? राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग दोनों के लिए है 315। तो केवल यहाँ पे क्या दिया है? संघ लोक सेवा आयोग दिया है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे माइनर बस गलती थी इसमें, बाकी कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं था। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखेंगे, मैंने बताया ही 315, 280, 263। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, एक तरफ आपसे पूछा है, मतलब इसमें कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका संबंधित विषय दिया हुआ है और एक तरफ भाग दिया है। ये किस भाग में कौन सा विषय इसमें है, माने कौन कौन से भाग में कौन कौन से विषय है, ये आपको बताना है। जैसे पहला दिया मूल कर्तव्य भाग 4A में है, राज्य 6 में है, भारत का महान्यायवादी जो है भाग आपका देख सकते हैं किस में दिया है? 10-3-13 में दिया है। उसके बाद से कह रहा है कि संघ और राज्यों के लिए जो लोक अधीन सेवाएं हैं वो भाग 15 में दिया है। कौन सा ऑप्शन इसमें से सम्मिलित सही से नहीं है? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन सम्मिलित नहीं है? बताइए, 10 सेकंड का समय है आपके पास, बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए पहला देखते हैं, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश की थी 8, लेकिन गवर्नमेंट जोड़ा कितना? 10। तो कब किस संवैधानिक संशोधन द्वारा? 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी जोड़ी गई? 10 जोड़ी गई। वर्तमान में पूछा जाए कितने हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां कब जोड़ा गया? तो 86वें संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब? 2002 के द्वारा। 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा क्या जोड़ा गया? 11वां जोड़ा गया। ठीक है, और 42 के द्वारा ये 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। इसमें कौन भाग जोड़ा गया? तो भाग जोड़ा क्या? भाग 4 क या 4A जुड़ा। और अनुच्छेद की बात किया जाए तो आर्टिकल कौन सा जोड़ा? आर्टिकल 51A जोड़ा गया। ठीक है, आर्टिकल 51A जोड़ा गया। तो यह तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पार्ट 4A मैंने बताया, अब पार्ट 4 तो है, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है राज्य। राज्य का जो वर्णन मिलता है भाग 6 में मिलता है, और संघ का अगर बात किया जाता है तो भाग 5 में।
किसमें, भाग 5 में संघ का, ठीक है। तो ये भी सही है। आगे देखिए, भारत का महान्यायवादी, महान्यायवादी अगर बात किया जाए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ जो इंडिया होते हैं उनका वर्णन किस में है, आर्टिकल 76 में है, अनुच्छेद 76 में है। तो अनुच्छेद 76 किस में पड़ता है, पार्ट 5 में पड़ता है, भाग 5 में पड़ता है, किसमें, भाग 5 में है, और इसमें कहा है भाग 13 में। तो यही क्या हो गया, गलत हो गया। अब अटॉर्नी जनरल की बात अगर हो ही गई है तो हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं महान्यायवादी, भारत सरकार के सबसे बड़े क्या होते हैं, न्यायविद होते हैं। दूसरा चीज अगर बात किया जाए तो ये इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य इनकी योग्यता होनी चाहिए। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ही प्रसाद प्रयत्न ये भी रहते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ही प्रसाद प्रयत्न ये कार्य करते हैं, कौन, भारत के महान्यायवादी, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। अगला था डी, डी में क्या था इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। संघ और राज्यों के लिए अधीन सेवाएं भाग 15 में है, बिल्कुल। और आर्टिकल आपका देखेंगे 315, आर्टिकल कौन सा, 315, अनुच्छेद 315। तो कौन सा ऑप्शन इसमें गलत था, कह रहा कौन सुमेलित नहीं था, तो सी जो था वो सुमेलित नहीं था आपका, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक, ये मैंने बता ही दिया। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, ये इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। एक पकड़ना है बस आपको, इस एक पॉइंट को पकड़ लेना है, बाकी आपसे आ जाएगा। देखिए, कह रहा है दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक कथन है और एक दूसरा उसका कारण बताया जा रहा है। तो कह रहा है कि कथन क्या कह रहा है, देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में यानी इंडियन पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसमें प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। यानी निरंतर चलने वाला और परिवर्तन, ये दोनों तत्व जो है मूर्त रूप से दिखाई देते हैं, पाए जाते हैं। दूसरा इसका कारण कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली के तत्व समाहित है। तो बताइए कथन कौन सही है कौन गलत है। अगर सही दोनों है तो एक दूसरे का व्याख्या करता है कि नहीं करता है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, पहला तो सही है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की जो प्रकृति क्या है, निरंतरता है और क्या है, परिवर्तन भी है, ठीक है। तो पहला तो ऑप्शन आपका सही हो गया, यानी ए सही है। तो ए सही है तो ए कहाँ कहाँ सही है, एक तो ए यहाँ पे सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, इसका मतलब चौथा ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अब एक और चेक करते हैं हम लोग, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली या संत शैली के तत्व समाहित है, बिल्कुल समाहित है, आप देख ही सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों कथन क्या है, सही है। अब देखना है आपको ये सही व्याख्या करता है कि नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं, सही व्याख्या करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जैसे हम लोग देखे भी थे कि वैशाली क्या था, विश्व का पहला गणतंत्र था 16 महाजनपद में, अगर हम लोग देखेंगे बात करेंगे तो, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी ठीक उसी से संबंधित है, कथन और कारण ही दिया है। कह रहा है कि भारतीय संघात्मक जो व्यवस्था है उसको अर्ध संघात्मक कहा जाता है, मतलब आधा संघात्मक है आधा एकात्मक है, ऐसे। कारण है कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है, संघात्मक व्यवस्था है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, यानी जुडिशियल रिव्यू करने का इसको अधिकार है न्यायपालिका को। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके अनुसार, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भारत में क्या है, एक संघात्मक व्यवस्था, जो भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है कैसा है, दो तरह का है। यानी मुख्य रूप से भारतीय संघात्मक व्यवस्था को क्या कहा जाता है, अर्ध संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है। नहीं पूर्णतः अमेरिका की तरह है और नहीं पूर्णतः ब्रिटेन की तरह है, ठीक है। और अगर देखा जाए न्यायपालिका में तो स्वतंत्र न्यायपालिका भी है जैसे देखा जाए, और यानी संघ के लिए, पूरे भारत संघ के लिए क्या एक न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका, और उसको न्यायिक जो पुनरीक्षण है यानी मुख्य रूप से जुडिशियल रिव्यू है उसको भी उसका अधिकार है। तो इसका मतलब दोनों के दोनों कथन क्या है, सही है और एक दूसरे के क्या करते हैं, व्याख्या भी करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जैसे भारत का संविधान अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरह परंपरागत संघीय व्यवस्था से क्या है, भिन्न संविधान है। वहाँ पे परंपरागत संघीय व्यवस्था है, इसमें एकात्मकता और गैर संघीय दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं। एकात्मकता के लक्षण कौन कौन से हैं बता सकते हैं आप, जैसे कैग हो गया, ठीक है, जैसे आपकी न्यायपालिका हो गई, ये सब क्या है, नागरिकता हो गया, ये सब एकात्मक लक्षण है। और संघात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं, ठीक। तो इसलिए यह इसको अर्ध संघात्मक भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा।
अगला प्रश्न देखिए, कह रहा भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, यानी राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया भारतीय संविधान के द्वारा, बताइए। ये तो बहुत ही स्टैटिक्स वाला प्रश्न है, बताइए। इसमें तो कुछ प्लस या माइनस करना ही नहीं है इसमें, बताइए। स्टैटिक्स वाला प्रश्न है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। देखिए, अगर 22 जनवरी 1950 की जगह पर 22 जनवरी 1947 की अगर हम बात करें, तो इस दिन क्या हुआ था, जो प्रस्तावना थी ना, या उद्देश्य प्रस्ताव जो था, उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसको क्या कर लिया गया, अपना लिया गया। क्या लिया गया, अपना लिया गया, ठीक है। 24 जनवरी 1950 की बात तो आपको याद ही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या किया गया, राष्ट्रपति चुना गया। और इसी दिन क्या किया गया, हाँ, जो इसी दिन जो मुहर होता है, जो चिन्ह है, उसको भी क्या किया गया, अपनाया गया। इसी दिन क्या हुआ, राष्ट्रीय ज्ञान और राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ज्ञान, राष्ट्रीय गान क्या है, राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन, और राष्ट्रीय गीत, इन दोनों को भी अपनाने की तिथि क्या है, 24 जनवरी 1950 है, ठीक है। तो राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ठीक है। तो यह किनके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया था, जिनका एक उपन्यास था, और उपन्यास का क्या नाम था, आनंद मठ, उपन्यास का नाम था आनंद मठ, वहीं से लिया गया था, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया। और राष्ट्रीय गान जो जनगण मन जिन्होंने लिखा, उनका नाम क्या था, उनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका था, यानी भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। और इन्होंने ही जो आज का बांग्लादेश है, आज का बांग्लादेश है, उसका भी राष्ट्रीय गान लिखा था, उसका भी राष्ट्रीय गान क्या है, अमार सोनार बंगला, इनके द्वारा ही लिखा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही लिखा गया। तो 24 जनवरी की डेट आप याद रखेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, ये सारी चीजें। तीसरा ऑप्शन हो जाता है 22 जुलाई 1947। हाँ, इसी दिन जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो राष्ट्रीय ध्वज है, जिसको क्या कहते हैं हम सभी, जिसको हम लोग तिरंगा कहते हैं, उसको क्या किया गया, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया, जिसमें लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है, 3:2 का, यानी लंबाई अगर 3 मीटर है तो चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर, ठीक है। और कितने कलर मुख्य रूप से, तो आप देखे होंगे इसके बीच में क्या होता है, चक्र होता है। और 1929 वाले में देखेंगे जो राष्ट्रीय ध्वज था 1929 के समय, जो लाहौर अधिवेशन में जो फहराया गया था, उसमें क्या होता था, चरखा होता था, ठीक ना। तो इसमें क्या है, अशोक चक्र है। तो 3:2 ये भी याद रखिएगा मुख्य रूप से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक्यूरेट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक ना। और ये सारी चीजें हम लोग देखें, वही अगर देख लेते, अगर ऐसे दिया होता 28 जनवरी 1950 को, तो क्या किया गया था 28 जनवरी 1950 को, हाँ, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी जो नई दिल्ली में, ठीक। तो पहले तो 1773 में हुई थी, 1773 के एक्ट से 1774 में, वो तो हुआ था कलकत्ता में, एलिजा इम्पे जो थे वो थे, ठीक है। उसकी बात नहीं, स्वतंत्र भारत की मैं बात कर रहा हूँ। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी नई दिल्ली में, ठीक है। अगर वैसे ही बात किया जाए मुख्य रूप से 25 जनवरी की अगर तारीख पूछ ली जाए आपसे, 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, भारतीय निर्वाचन आयोग की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और 26 जनवरी को क्या हुआ था, पहला गणतंत्र बनाया गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी जो पहला जो है हम देखेंगे गणतंत्र दिवस जो है कब मनाया गया था, आपका 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था, ठीक। यानी पूर्ण रूप से कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन लागू हो गया। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को,
ठीक है, क्योंकि इसी दिन बन के तैयार हुआ था और बहुत सारी चीज़ें इसमें अंगीकृत भी, माने जो प्रस्तावना था उस पर सिग्नेचर भी हो गया था और संविधान के अधिकांश चीज़ जो इस दिन से ही लागू हो गए थे, अंगीकृत भी कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। चले आगे, चलिए, तो ये सारी चीज़ें मैंने पूरा बताया। आगे देखिए, इसमें क्या कहा गया था। ठीक, ये सारी चीज़ें मैंने बताया ही। आगे देखिए, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। यानी अनुच्छेद 3 के तहत क्या चीज संभव नहीं है। अनुच्छेद 3 के तहत क्या चीज संभव नहीं है। कह रहा है नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश। कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही माइनर इसमें फॉल्ट है, बताइए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। 10 सेकंड का आपको समय देते हैं, उसके बाद से फिर मैं बताता हूं। हाँ, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाई ए लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा होगा। फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट, अल्टरनेशन ऑफ एरियाज ऑफ स्टेट, अल्टरनेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। कौन सा होगा। देखिए, इससे पहले हम लोग देख लें कि यह भाग 1 के बारे में। भाग 1 में कहां से कहां तक अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है भाग 1 में। ठीक है, और भाग 1 में किसका वर्णन मिलता है। तो भाग 1 में अगर आप देखेंगे तो संघ एवं राज्य क्षेत्र, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान की बात किया जाए, अगर वर्तमान की बात की जाए तो 88 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब होता क्या है, आर्टिकल 1 में इसी का वर्णन है पूरा कि यह भारत जो है ये राज्यों का क्या है, संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। यानी अमेरिका की जैसे नहीं है। अमेरिका का जो राज्यों का जो संघ है अमेरिका, वह समझौते के तहत है। ठीक है, यानी कभी भी राज्य क्या कर सकते हैं, उससे पार्टिसिपेट हो सकते, मतलब अलग हो सकते हैं। ठीक है, यानी संघ से कभी भी अलग हो सकते हैं। अमेरिका की अगर बात की जाए, जैसे 50 राज्य हैं तो उसमें से अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 में तो ये लिखा गया है। अब बच जाती है बात, एक है आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2, एक है अनुच्छेद 3 और इसी से संलग्न है आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4। इन तीनों को अगर देखें ध्यान से, अनुच्छेद 2, 3 और 4, तो अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश। अब आप समझेंगे कौन सा नए राज्य, कौन से नए राज्यों का प्रवेश। अगर आपसे पूछा जाए कि नए राज्यों का प्रवेश तो आर्टिकल 2 में है, लेकिन कौन से नए राज्य, तो ऐसे राज्य जो भारत संघ के यानी भारतीय संघ के हिस्से नहीं है, भारतीय संघ के हिस्से नहीं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए गोवा क्या था, पुर्तगालियों के अंडर था। 1986 में क्या हुआ, ये जाके भारत में शामिल हुआ। तो गोवा जो है क्या था, भारत का हिस्सा तो था नहीं, भारतीय संघ में शामिल नहीं था, ये किसी अनदर कंट्री के हिस्से में था। तो इसको जब बनाया गया होगा भारत का राज्य, तो किस आर्टिकल का प्रयोग किया गया होगा, आर्टिकल 2 का। किसका, अनुच्छेद 2 का, अनुच्छेद 2 का प्रयोग किया गया होगा। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अनुच्छेद 3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन। तो जो नए राज्यों का गठन है आर्टिकल 3 के जैसे जब होगा, तो या तो नए राज्यों का गठन हो, या उनके क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, या उनके सीमाओं में परिवर्तन करना हो, या उनके नाम में परिवर्तन करना हो, ये सब किससे रिलेटेड है, अनुच्छेद 3 से रिलेटेड है। किससे, अनुच्छेद 3 से। तो ये कौन से राज्य हैं जो भारतीय संघ के हिस्से हैं। जैसे भारत संघ में जैसे आंध्र प्रदेश था, तो आंध्र प्रदेश से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को काट के क्या बना दिया गया, कुछ जिलों को हटा के क्या बना दिया गया, एक नया राज्य बना दिया गया, तेलंगाना बना दिया गया। ठीक वैसे बिहार और झारखंड एक ही में था, बिहार था, तो बिहार से कुछ राज्यों को अलग करके क्या बना दिया गया, झारखंड बना दिया गया। ठीक, उत्तरांचल उत्तराखंड जो और उत्तर प्रदेश एक था, तो उससे कट के क्या बना दिया गया, उत्तराखंड बना दिया। ठीक, मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश पूरा था, उसको काट करके एक बना दिया गया,
ठीक, अलग करके पार्टिसिपेशन करके क्या बना दिया गया, छत्तीसगढ़ बना दिया गया। तो उस सभी का जो फॉर्मेशन हुआ होगा वह किसके तहत किया गया होगा, आर्टिकल 3 के तहत किया गया होगा, अनुच्छेद 3 के तहत किया गया होगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि अनुच्छेद 3 के तहत कैसे नए राज्यों का गठन हो जाता है। एक तो या तो स्टेट लेजिस्लेटिव जो होती है वह देती है किसको, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति क्या करते हैं, संसद के पटल पर रखवाते हैं और तब जाके इसमें संशोधन होता है। तो पूछा जाए कि जो नए राज्यों का गठन होता है उनके क्षेत्र में परिवर्तन, उनके सीमा में परिवर्तन जो होता है, ये सारे परिवर्तन बिना संवैधानिक संशोधन के हो जाते हैं, नहीं, इसके लिए संशोधन करना पड़ता है, इसके लिए संशोधन की तो आवश्यकता है, इसके लिए संशोधन की तो आवश्यकता है, संशोधन तो होता है, लेकिन यह संशोधन जो होता है सिंपल मेजोरिटी से होता है। किससे, सिंपल मेजोरिटी से, यानी साधारण बहुमत से। पहला चीज तो ये, पहला चीज क्या, साधारण बहुमत से होता है, यानी 50% + 1, 50% + 1 से होता है। ठीक है, दूसरी चीज कि अनुच्छेद 4 में लिखा गया है, अनुच्छेद 4 में क्या लिखा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में चूंकि संशोधन करना पड़ेगा, बिना संशोधन का तो होगा नहीं, संशोधन तो करना पड़ेगा। संशोधन किस में होगा, संसद के में, और संसद कौन करेगा, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों मिलकर करेंगे। तो अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो संशोधन होगा, यानी आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में जो अमेंडमेंट की जाएगा, वह अमेंडमेंट मुख्य रूप से अनुच्छेद 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, यानी संशोधन नहीं माना जाएगा। अब कहेंगे अनुच्छेद 368 क्या है, तो 368 में आप लोगों ने पढ़ा होगा संवैधानिक संशोधन के बारे में बताया गया है, और उसमें संवैधानिक संशोधन का प्रोसेस बताया गया है कि एक तो होता है संवैधानिक संशोधन विशेष बहुमत से, लोकसभा और राज्यसभा के 2/3, और एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य। तो उस तरह से संवैधानिक संशोधन ये नहीं माना जाएगा, यानी अनुच्छेद 368 और भाग 20 के अंतर्गत जो संवैधानिक संशोधन का प्रावधान है उस तरह का संशोधन नहीं माना जाएगा। ये किस में लिखा गया है, अनुच्छेद 4 में लिखा गया। अर्थात साफ साफ बात यह हुआ कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में कोई संशोधन करना हो, अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में संशोधन करना हो तो सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, अनुच्छेद 368 के तहत मेजोरिटी की आवश्यकता नहीं होती है, सीधी बात है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नए राज्यों का गठन, उनके क्षेत्र में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, नए राज्यों का फॉर्मेशन करना हो, एडिशन करना, कुछ भी करना हो, उसके लिए आपको अनुच्छेद 368 का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा और राज्यसभा से पास करा के आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी आपको। तो देखिए हमसे क्या पूछ रहा था, अनुच्छेद 3 के तहत मुख्य रूप से संसद के एक कानून द्वारा संभव कौन ऐसा चीज है जो नहीं है। तो पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, उसके बाद से आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, बिल्कुल ये तो आर्टिकल 3 के तहत होता है। ये 3 के तहत कौन नहीं होगा ये पूछ रहा है, 2 के तहत ही नहीं होगा, 3 के तहत तो होगा, नए राज्यों का गठन जो ये भारत संघ के ही हिस्से हैं। दूसरा राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, ये भी 3 के तहत होता है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन 3 के तहत ही होता है। राज्यों के नामों में परिवर्तन 3 के तहत ही होता है। नए राज्यों का जो प्रवेश है यानी एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, जो किसी अलग देश के हिस्से है, ठीक है, उसको अगर लेना हो भारत सरकार को और राज्य बनाना हो तो क्या यह किसका प्रयोग करेगा, आर्टिकल 2 का करेगा, अनुच्छेद 2 का करेगा, 3 का नहीं करेगा। तो कह रहा है 3 द्वारा संभव कौन नहीं है, तो चौथा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। आ रहा है समझ में, कौन सा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप से कौन संबंधित है, बताइए बताइए कौन संबंधित है, बताइए। कौन ऑप्शन सही होगा, देखिए पहले है नागरिकता। नागरिकता किस भाग में वर्णन है, भाग 2 में। भारत में नागरिकता कैसे है, ब्रिटेन के जैसे एकल नागरिकता है, और वही अगर देखा जाए अमेरिका में तो वहां पे एकल नागरिकता नहीं होती है, राज्यों के लिए अलग होती है, संघ के लिए अलग होता है। ठीक है, तो ब्रिटेन से हमने नागरिकता भी लिया है और भाग 2 में है। ठीक है, भाग 2 में कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल 5 से अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद कहां तक आपका 11 तक,
अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। क्यों? क्योंकि 12 से उधर 35 तक क्या हो जाता है, आपका भाग 3 हो जाता है, जो क्या है, मौलिक अधिकार है, जो क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, यानी मौलिक अधिकार है। तो हमसे क्या पूछ रहा था, नागरिकता से संबंधित कौन सा भाग है, तो भाग नहीं मतलब अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक होगा, 5 से 11। देखिए कहीं पे दिखाई दे रहा है 5 से 11, ये तो है नहीं, ये तो 4 से 11 है ही नहीं है, 5 से 11। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सुमेलित है और कौन सुमेलित नहीं है। ये डीपीएसपी से प्रश्न आपका है, और डीपीएसपी आप जानते होंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो किस में जिसका वर्णन है, भाग 4 में वर्णन है, भाग 4 में जिसका वर्णन है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51 तक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है, उसमें कह रहा है। जैसे पहला आपका मिलान दिया है, आर्टिकल 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है। दूसरा 40 ग्राम पंचायतों का संगठन है। 44 समान नागरिक संहिता है, यूसीसी जिसको कहा जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है, बताइए बताइए कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है, देखिए 39 ए में सामान्य एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बिल्कुल सही है। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, बिल्कुल सही है। 44 में यूसीसी है, बिल्कुल सही है। अभी गोवा जो है पहला राज्य है जो यूसीसी लागू किया है, उत्तराखंड दूसरा राज्य बना है। 48 में कहा जाए तो 48 में ये सारी चीजें नहीं है, बल्कि जो न्यायपालिका और कार्यपालिका से जो पृथक्करण की अगर बात की जाए तो ये किस में है, यह आपका आर्टिकल 50 में है, अनुच्छेद किस में, 50 में। ठीक है, अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन डी। कौन सा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन का संगठन इससे संबंधित है, 50 में कार्यपालिका, ये मैंने बताया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है कि निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है, यानी कौन इसमें से पदाधिकारी हैं जो संसद जिसको नहीं हटा सकती है, यानी संसद के पास शक्ति नहीं है हटाने के लिए। एक तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, तीसरा अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के हो गए, चौथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो गए। कौन होगा बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। कूट आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 या 1 2 3 या आपका 3, कौन सा होगा बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए हाई कोर्ट के जो जज होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, इन दोनों को रिमूवल का जो प्रोसेस है, हालांकि इम्पीचमेंट का तो वर्ड, इम्पीचमेंट जो वर्ड है यानी जो महाभियोग वर्ड है वो तो कहीं पे जिक्र नहीं है, लेकिन इन पर हटाने की प्रक्रिया कैसे है, तो संसद में हटाने की प्रक्रिया होती है। जैसे लोकसभा में 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्य, यह पहले लाते हैं प्रस्ताव मिलके और स्पीकर के पास जाता है, फिर उसके बाद से एक कमेटी बनती है, वो कमेटी इसमें जांच करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर स्पीकर को देती है, फिर उसके बाद से 2/3 से अगर दोनों लोकसभा, अगर ये कमेटी पाती है फॉल्ट, तो लोकसभा और राज्यसभा से तब रिकमेंडेशन देगी स्पीकर को, और तब लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 से अगर पारित होगा तब क्या होगा, दोनों हट जाते हैं, मतलब तब न्यायाधीश हटते हैं। तो न्यायाधीश के मामले में तो संसद का पकड़ है, बिल्कुल सही बात है। चौथा अगर बात किया जाए कैग, तो कैग में भी वही प्रोसेस है जो राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है, तो कैग में भी वही है। जो संघ लोक सेवा आयोग है, सॉरी यूपीएससी, जिसका वर्णन भाग 15 में किया गया है, और मुख्य रूप से अगर देखा जाए अनुच्छेद 315 में जिसका किया गया है वर्णन, इसको हटाने का प्रोसेस जो है, यह इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, हाँ इसकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट ही करते हैं, और प्रेसिडेंट के ही प्रसाद प्रयत्न रहते हैं, प्रेसिडेंट के प्रसाद प्रयत्न काम करते हैं। तो इनको हटाने का, रिमूवल करने का पार्लियामेंट के पास नहीं है बल्कि प्रेसिडेंट के पास है, इनके प्रसाद प्रयत्न कर रहते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन सी, मतलब तीसरा। तो तीसरा कहाँ पे देखिए, केवल तीसरा कहाँ पे, डी में है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक, तो ये सारी चीजें हमने देखा। आगे देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, यानी कौन ऐसी समिति है जो सबसे बड़ी है,
जिसमें सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है। एक है पहला आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी है, दूसरा है एस्टीमेट कमेटी है, तीसरा कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, और चौथा है कमेटी ऑन पिटीशन। कौन सी समिति जो है सबसे बड़ी है, आप बताइए कौन सी समिति सबसे बड़ी है? बताइए। देखिए, जो पहला है यानी लोक लेखा समिति, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं अपोजिशन के लीडर। अपोजिशन के लीडर यानी विपक्ष का जो नेता होता है, वो विपक्ष का जो नेता होता है वो क्या होता है? इसका अध्यक्ष होता है। इसमें टोटल सदस्य होते हैं 22 में 15 लोकसभा से और 7 जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से होता है। ठीक है। वही अगर बात की जाए इस समिति का काम क्या होता है, तो यह समिति जो है कैग के रिपोर्ट को क्या करती है? जांच करती है। जांच करती है किसके? कैग के रिपोर्ट को। कौन सी समिति? लोक लेखा समिति। तो इसमें मेंबर कितने हुए? 22 हुए। प्राक्कलन समिति में कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर होते हैं, और सभी के सभी कहाँ से होते हैं? लोकसभा से ही होते हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ी आपको कौन सी दिखाई दे रही है? यहीं पे आप यहीं पे देख सकते हैं कौन सी समिति? प्राक्कलन समिति। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक। तो 1950 में कौन प्राक्कलन समिति का गठन? जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर की गई थी। कब? 1950 में, याद रखिएगा। इसमें मूलतः 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और 30 हो गई। तो अभी कितने हैं प्राक्कलन समिति में? 30 लोकसभा के, और सभी के सभी सदस्य लोकसभा से ही होते हैं, याद रखिएगा। तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है, और प्रत्येक वर्ष लोकसभा के सदस्यों के बीच से इसमें चुने जाते हैं। तो इसके सदस्य होते हैं प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष लोकसभा के सदस्यों के बीच से ही क्या किए जाते हैं? चुने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी हम लोग चर्चा किए हैं, जिसका वर्णन किस में था? आर्टिकल आपके 76 में था। ठीक है, इससे रिलेटेड पूछ रहा है। और भाग कौन सा था? भाग 5 था। तो इससे रिलेटेड प्रश्न है। कहा राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए एलिजिबल हो। उस व्यक्ति को मतलब महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद जो है अवधारित करे, यानी महान्यायवादी का वेतन कितना होगा ये निर्धारित संसद करेगी। ये 2 चीजें दी गई है। कौन सा कूट सही है ये आपको उत्तर में बताना है। ठीक है, कौन सा सही है बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए, तो इसमें ऑप्शन जो है आपका केवल एक सही है, दूसरा सही क्यों नहीं है? क्योंकि महान्यायवादी जो होते हैं वो किसके प्रसाद प्रयत्नकारी करते हैं? राष्ट्रपति के। ठीक है, तो किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न ये काम करते हैं। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। तो कौन सा सही होगा? केवल एक, केवल पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, तो मैंने बताया ही आर्टिकल 76 में इसका वर्णन है। और हटाने न्यायाधीश होने के योग्य होना चाहिए कौन? सुप्रीम कोर्ट के, यह इसकी एलिजिबिलिटी है। और पारिश्रमिक जो होता है, जो वेतन होता है, वो कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न भी रहते हैं। ठीक, ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ज्वाइंट सीटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कैन टेक प्लेस टू रिसॉल्व डेडलॉक ओवर। मतलब किस गतिरोध को दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है? सामान्य विधेयक, धन विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक और विनियोग विधेयक। बताइए, इस प्रश्न को तो मैंने पिछले क्लास में बताया भी था। ऐसे प्रश्न हम लोग पिछले क्लास में डिस्कशन करते समय पढ़े थे, प्रश्न नहीं बल्कि डिस्कशन किए थे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि जो ज्वाइंट सीटिंग होती है, ज्वाइंट सीटिंग जो होती है यानी जो संयुक्त बैठक होता है, वह किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत क्या होता है? ज्वाइंट सीटिंग होता है। कब होता है? गतिरोध हो जाता है तब। गतिरोध मतलब किसमें गतिरोध हो जाए? दोनों सदनों के बीच, राज्यसभा के बीच और लोकसभा के बीच। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? आपके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, मुख्य रूप से पीठासीन अधिकारी, जैसे लोकसभा के स्पीकर या लोकसभा के जो डिप्टी स्पीकर होंगे वो, माने ये नहीं रहे तो ये अगर नहीं रहे तो कौन होगा?
राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो उपसभापति ये करेंगे, ये लोग करते हैं। तो सामान्यतः लोकसभा के स्पीकर जो है क्या करते हैं, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जब अध्यक्षता करते हैं तो ज्वाइंट सिटिंग में कौन कौन बैठता है, राज्यसभा के भी मेंबर बैठते हैं और लोकसभा के भी मेंबर बैठते हैं। तो आपको पता है कि गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा कहाँ से, तो लोकसभा के मेंबर जो है मुख्य रूप से हैं और गवर्नमेंट यहीं से बनती है, तो ये यहाँ पे थ्रेट है। दूसरा चीज़ कि निर्णय कौन लेता है, डिसीजन, लोकसभा के स्पीकर, क्योंकि अगर मत बराबर हो जाए उस स्थिति में निर्णय कौन करेगा, लोकसभा का स्पीकर करेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज समझ रहे होंगे कि जो ये लोकसभा और राज्यसभा मैंने बताया कि इसमें गतिरोध होने के कारण, और 108 इसको बुलाते कौन है, राष्ट्रपति, संयुक्त बैठक को बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति बुलाएगा। ठीक है, और अध्यक्षता कौन करेंगे, लोकसभा स्पीकर। ठीक है, अब गतिरोध कब होगा, गतिरोध तभी ना होगा जब ये विधेयक दोनों जगह से पास होना इंपॉर्टेंट हो, तभी तो गतिरोध होगा। जब किसी दूसरे सदन की इंपॉर्टेंसी ही ना हो तो वहाँ गतिरोध होने की आवश्यकता ही नहीं है। गतिरोध तो वहाँ पे होगा जहाँ पे दोनों सदनों की इंपॉर्टेंसी हो किसी बिल के संदर्भ में। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न आपसे अगर ऐसे भी पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए कि लोकसभा का विघटन होना है, ठीक है, और लोकसभा के विघटन से पहले अगर अनाउंस कर दिए हैं प्रेसिडेंट कि ज्वाइंट सिटिंग होनी है तो क्या होगा, और इसके अनाउंस के तुरंत बाद क्या हो गया, लोकसभा का क्या हो गया, विघटन हो गया, तो क्या होगी, ज्वाइंट सिटिंग होगी कि नहीं होगी, तब तो ज्वाइंट सिटिंग बिल्कुल होगी। लेकिन लोकसभा का विघटन हो चुका है और तब ज्वाइंट सिटिंग का अगर अनाउंस करते हैं तो उस समय बैठक, संयुक्त बैठक नहीं कराई जाएगी। ये चीज को भी याद रखिएगा। तो गतिरोध किस पे होगा, धन विधेयक पे होगा क्या, नहीं, धन विधेयक में तो लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक, और धन विधेयक पर राज्यसभा की शक्ति ही कितना है, मात्र 14 दिन के लिए उसके पास है, रोक के रख सकती है। उसके बावजूद तो 14 दिन होते होते कहाँ चला जाता है, लोकसभा के पास चला जाता है। अगर इसमें संशोधन दे, रिकमेंडेशन दे या ना दे, या पास करे या ना पास करे, लोकसभा इसे पारित कर लेती है, या संशोधन के ऊपर लोकसभा चाहे तो मानेगी या नहीं मानेगी। और कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, यह डिफाइन कौन करता है, तो जो लोकसभा के स्पीकर होता है वो करता है, पहली बात। दूसरा, संवैधानिक संशोधन जो विधेयक होता है उन विधेयकों में लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी दोनों में 2/3 बहुमत, कम से कम तो 2/3 बहुमत से पारित होना ही है। तो यहाँ पर गतिरोध के चांस नहीं है, यहाँ पर गतिरोध के चांस नहीं है। विनियोग विधेयक तो लोकसभा में ही पेश किया जाता है केवल, राज्यसभा की इसकी भूमिका ही नहीं होती है, तो यहाँ पर भी गतिरोध के चांस नहीं है। गतिरोध के चांस किसमें है, सामान्य विधेयक में। सामान्य विधेयक कहीं भी पेश किया जा सकते हैं, हालांकि संवैधानिक संशोधन विधेयक भी किसी भी सदन में पेश किया जा सकते हैं, गैर मंत्री किसी के द्वारा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और सामान्य विधेयक भी ठीक किसी भी मंत्री या गैर मंत्री के द्वारा भी पेश किया जा सकते हैं, यानी सरकारी सदस्य या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा भी। और मुख्य रूप से देखा जाए तो सामान्य विधेयक किसी भी सदन में पारित, मतलब किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लाया जा सकता है। जो सामान्य विधेयक होता है उसमें जब गतिरोध होता है तो आर्टिकल 108 का प्रयोग करके क्या किया जाता है, अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके जो राष्ट्रपति होते हैं वो संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं, संयुक्त बैठक को बुलाते हैं, और जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा स्पीकर, वो क्या करते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं संयुक्त बैठक की। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया ऑप्शन ए। आगे देखिए, आगे ठीक वही है, इधर से आपका आर्टिकल दिया हुआ है और इधर उसका प्रोविजन दिया हुआ है, प्रावधान दिया गया है, उसका मिलान करना है आपको, नीचे कूट दिया गया है। तो क्या है देखिए, अनुच्छेद दिया गया है 61 राज्यसभा के उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया, 67 राष्ट्रपति पर महाभियोग है, 94 उपराष्ट्रपति को हटाना है, 90 स्पीकर को हटाना है। कौन कौन सा सही होगा बताइए, कौन कौन सा मिलान सही होगा। तो पहले तो देख लीजिए, अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग लगाने के लिए क्या किया जाता है, आर्टिकल 56 का प्रयोग करके 14 दिन पहले, 40 यानी 14 दिन पहले क्या करना पड़ता है, 1/4 सदस्यों के द्वारा पारित, ताकि हम अभियोग लगाने वाले हैं, पारित अगर हो जाता है तो 14 दिन पहले नोटिस भेज जाती है, और तब नोटिस जब भेज जाती है और किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। और तब जब यहाँ पे महाभियोग की कार्रवाई शुरू होगी तो आर्टिकल 61 के तहत दोनों सदनों में 2/3 से यह इम्पीचमेंट क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए, महाभियोग की प्रक्रिया पारित होना चाहिए। अगर पारित हो गया तब तो हट जाएंगे, उसी दिन से उनका जो है पद खाली समझा जाएगा। लेकिन अगर नहीं पारित हुआ तो फिर उनके एक कार्यकाल में फिर दोबारा इम्पीचमेंट नहीं लाया जा सकता है, यानी महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है। आई समझ में, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पे पूर्ण इम्पीचमेंट जो है लागू नहीं हो पाया है भारत में। ठीक,
तो ए का तो 2 हो गया, इसका मतलब ए पर यहाँ पे 3 है और 4 है, तो ये तो दोनों के दोनों क्रॉस हो गए। अब यहाँ बच गया 2 2 तो 2 जगह है। अब देखिए आगे अगला वाला जो प्रश्न है 67 ख 94 और 90, बताइए कौन सा होगा, सब ऑप्शन कौन सा सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए 67 ख का प्रयोग करते हैं, किसका, 67 ख का। अब देखिए उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव, अच्छा उपराष्ट्रपति के लिए इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, यानी उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगता है। पहला चीज तो ये चीज है, पहला चीज ये कंफर्म हो जाए कि इम्पीचमेंट जो होता है महाभियोग होता है वो उपराष्ट्रपति पे नहीं लगता है, राष्ट्रपति पे ही केवल लगता है, ठीक है। दूसरी चीज अगर बात की जाए कि इनको हटाने की जो प्रोसेस होगी वह किस में चलाई जाएगी, राज्यसभा में ही लाई जा सकती है, लोकसभा में नहीं लाई जा सकती है। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये राज्यसभा के क्या होते हैं, पीठासीन अधिकारी होते हैं, पहला बात तो ये हो गया। और इसमें जो मेजोरिटी होती है वह राज्यसभा से ही, अगर इनको हटाने का प्रोसेस है तो राज्यसभा से ही पारित करानी पड़ेगी, लोकसभा से सामान्य बहुमत से पारित करानी पड़ती है, केवल सहमति आवश्यक होती है लोकसभा की, बाकी ज्यादा रोल लोकसभा का इसमें नहीं होता है उपराष्ट्रपति को हटाने को लेके, ठीक है। तो बी का तो 3 हो गया। अब देखिए बी का 3 कहाँ पे है, बी का 3 यहाँ पे होगा, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी होगा। तो सी का 4 हो जाएगा, 94 का क्या होगा, स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया 94 में है। फिर 90, अनुच्छेद 90 में क्या है, राज्यसभा के उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया है, जो किस में है, 90 में है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, कितनी हो सकती है, बताइए। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, मिनिमम नंबर कितना हो सकता है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, 10 12 13 14, कौन सा होगा सही। देखिए पहले तो ऐसा प्रोसेस नहीं था, तो नहीं 91वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा, ठीक है। कब 91वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 2003 में। इसके द्वारा ये क्या किया गया, कहा गया कि टोटल जितना संख्या है उसका 15% ही लोग क्या बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, यानी मंत्रिपरिषद क्या हो सकता है, बन सकता है। मंत्रिपरिषद टोटल मंत्री को मिला के कुल सदस्यों की संख्या का 15% ही हो सकते हैं। दिल्ली के लिए कहा गया कितना, दिल्ली के लिए 10%, 10%, ठीक है, यानी जितने सदस्यों की संख्या है उसका 10%। जैसे मान लीजिए कि सदस्यों की संख्या अगर 550 है तो उसका 15%, 15/100, तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और आपका 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, और इसका हो जाए 3 5 15, 3 5 15 16, 165/2, 2 8 16, और 2 दूना 4, यानी लगभग 83 क्या हो जाएंगे, तब मंत्री हो जाएंगे, 83 मंत्री हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बताया गया 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा कि मंत्रियों की संख्या जो होगी वो कुल स्ट्रेंथ का 15% ही हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती है, और दिल्ली जैसे राज्य के लिए 10% हो सकती है। तो यह केंद्र में भी लागू है, राज्य में भी लागू है, यानी संसद पर भी, स्टेट लेजिस्लेटिव पर भी, और केवल दिल्ली एक्सेप्शनल है। अब इसमें भी कहा गया कि लेकिन न्यूनतम जो संख्या होगी, यानी मिनिमम नंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इक्वल टू 12, मिनिमम नंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इक्वल टू 12, यानी कम से कम मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 12 होना चाहिए। जैसे गोवा जैसे राज्य के लिए अगर बात किया जाए तो गोवा में जो सीटें हैं अगर 40 हैं, 40 का अगर 15% अगर आप लेते हैं तो कितना होगा, 20 दूना 40, 20 50 100, 5 3 15, 3 दूना 6, मंत्री कितने होंगे, 6। अब 6 मंत्री पूरे गोवा जैसे राज्य को चलाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा विभाग है और मुख्य रूप से डेवलप करना है, तो मंत्रिपरिषद तो बड़ा होना चाहिए थोड़ा सा, तो इसके लिए मिनिमम नंबर क्राइटेरिया क्या है, 12 है। तो मिनिमम याद रखिएगा, मिनिमम का भी डिफाइन है कितना, 12, और मैक्सिमम कितना है, 15%, मैक्सिमम 15%। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को याद रखिए, मैंने बताया है कुल सदस्य संख्या का कितना। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन
इस आयोग का वर्णन किस में किया गया है? 280, 268, 276 या इसमें से कोई नहीं? 268 में तो आपको पता है फाइनेंस कमीशन का है। किसका है? फाइनेंस कमीशन का है, मैंने बताया ही है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो इसमें से तो कोई नहीं सही होगा, इसमें इसका वर्णन है ही नहीं, ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में, सतर्कता आयोग के बारे में अगर देखेंगे, सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है उसके बारे में अगर देखेंगे, तो केंद्रीय सरकार के अंतर्गत जो सभी सतर्कता गतिविधियां हैं उसकी निगरानी करता है। और 1964 में, ये याद रखिएगा, के संथानम की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी उसकी सिफारिश पर स्थापित किया गया था, ठीक है। और यह मुख्य रूप से अधिनियम, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत इसको बना है, तो इसको सांविधिक दर्जा प्राप्त मतलब है, संवैधानिक यह बॉडी नहीं है, ठीक। कौन सा है? सांविधिक, मुख्य रूप से सांविधिक है, ठीक। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 यानी 371 जे के अंतर्गत मुख्य रूप से देखा जाए देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो बताइए इसका प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर बताइए कि आर्टिकल 371 जे के तहत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई? नागालैंड, हैदराबाद, महाराष्ट्र, गुजरात, लद्दाख, कौन सा होगा आंसर? ये तो समझ गए होंगे आप लोग, कौन सा होगा, कौन सा होगा? 371 जे के तहत कौन है? हैदराबाद और कर्नाटक है, ठीक है। किसको? हैदराबाद और कर्नाटक को दिया गया है विशेष राज्य का दर्जा, ठीक है, विशेष स्थिति प्रदान की गई है, ठीक। तो ये याद रखेंगे। भाग 21 है, और मुख्य रूप से अनुच्छेद देखा जाए तो 370 जो कि जम्मू कश्मीर में, तो निरस्त हो गया है। और अनुच्छेद 371 है नागालैंड, बी याद रखेंगे महाराष्ट्र गुजरात के लिए, 71 मणिपुर के लिए, 71 आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लिए, 371 जो है सिक्किम के लिए है, वैसे 371 मिजोरम के लिए है, 371 जो एच है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है, और 371 आप याद रखेंगे क्या? हैदराबाद और कर्नाटक, ठीक है, हैदराबाद और कर्नाटक, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही जो है आपका बहुत ही यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत जो ढांचा है, यानी मूल ढांचा का जो सिद्धांत दिया था, यह कब दिया था? बताइए, गोलकनाथवाद में, या केशवानंद भारतीवाद में, शंकरी प्रसादवाद में, सज्जन सिंह वाद में? बताइए किस वाद में? देखिए, शंकरी प्रसाद वाला वाद तो पहली बार किया था न्यायपालिका के समक्ष, और न्यायपालिका ने क्या कहा? न्यायपालिका ने कहा कि संविधान के किसी भी भाग में कार्यपालिका चाहे, यानी मुख्य रूप से लेजिस्लेटिव क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकार में भी, ठीक है। उसके बाद से सज्जन सिंह वाद में भी वही बात दोहराया गया। फिर उसके बाद से जो वाद आया उसमें क्या कहा गया गोलकनाथ वाले में, कि संविधान के मुख्य रूप से देखा जाए तो मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, बाकी सब चीज में किया जा सकता है लेकिन मौलिक अधिकार में नहीं किया जा सकता है। और वही केशवानंद भारती में यू टर्न लेते हुए क्या कहा कि मौलिक अधिकार में भी संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे के खिलाफ ना हो। तो मूल ढांचे का सिद्धांत किसमें कहा? केशवानंद भारतीवाद में। किसमें? केशवानंद भारतीवाद में। कब? 1973 में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक। आगे चलिए, अगला है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कौन करता है? यानी जो पंचायतों का चुनाव होता है उसका कंट्रोल सभी या डायरेक्शन या कौन होता है? यानी मुख्य रूप से देखा जाए अधीक्षण या निदेशन और नियंत्रण किसके द्वारा होता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? राज्यपाल के द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। देखिए निर्वाचन आयोग जो है 324 में इसका वर्णन है, और भारतीय निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव जो होता है उसी का चुनाव कराता है। स्थानीय लेवल पे जो चुनाव होता है उसमें इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। जिला पंचायत राज्य अधिकारी इसका भी नहीं होता है। कौन होता है? राज्य निर्वाचन आयोग, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसका वर्णन, इसका पूरा डिटेल्स हम लोग पहले पढ़े ही है, ठीक है, इसलिए मैं और ज्यादा अधिक गहराई में नहीं जा रहा हूँ। ये सारी चीजें हम लोग पहले प्रश्न में पढ़ चुके हैं। तो कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ठीक।
तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया 73वें 74वें के द्वारा 1992 में। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आशा करते हैं आज का क्लास आपको बिल्कुल अच्छे तरह से आपके पॉलिटी के रिवीजन के लिए बहुत ही सफिशियंट मटेरियल के रूप में कार्य आने वाला है और एक आपको अच्छा दिशा भी देने वाला है मुख्य रूप से। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम लोग और अच्छे से आपस में कंट्रीब्यूट कर सकें और अच्छे से इसको मुख्य रूप से लेके आएँ, ताकि डिस्कशन हम लोग और अच्छे रूप से कर सकें। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।